जय नारायण बच्चों। आज आपका जो टॉपिक आता है तो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और चैप्टर नेम है आपका ट्रेड टू टेरिटरी। जैसे कि चैप्टर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रेड मीन्स ट्रेड करने के लिए आए और कैप्चर टेरिटरी की। तो ब्रिटिश हमारी कंट्री में आते हैं, किस पर्पज से आते हैं? वो ट्रेड करने के लिए आते हैं। तो ट्रेड करने के लिए जब सर थॉमस रोड इंडिया आते हैं तो वो जहांगीर से परमिशन लेते हैं कि मुझे आपके कंट्री में ट्रेड करना है। लेकिन इसके बाद में वो धीरे धीरे किस तरह से हमारी होल कंट्री को कैप्चर करते हैं, ये डिटेल्स आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसमें 3 टॉपिक आप कवर करेंगे। आज फर्स्ट आपका है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट वर्ड क्यों लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे समझेंगे। देखिए ये आपका 0 डिग्री पर ये आपकी ये इंग्लैंड है, यहाँ पर जो वेस्ट की तरफ पड़ रहा है। इंडिया आप देखेंगे तो 82.5 ये आपका किधर दिख रहा है, ईस्ट की तरफ है। तो इसीलिए यहाँ पर टॉपिक आपको दिया गया या ये बोला जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, मीन्स इंडिया ईस्ट की तरफ पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि कंपनी ये ईस्ट की तरफ ट्रेड करने के लिए आई, मीन्स इंडिया में जब आती है। सेकेंड टॉपिक आप पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल, मीन्स सबसे पहले उसने ट्रेड कहाँ पर स्टार्ट किया? बंगाल में स्टार्ट किया। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, ये ट्रेड जो उसने स्टार्ट किया तो वो बैटल में कैसे चेंज हो गया, ये बैटल क्यों हुई, क्या रीज़न थे बैटल्स होने के? जैसे अभी आप पढ़ेंगे प्लासी बैटल, बक्सर बैटल, जिससे ब्रिटिश जो रहते हैं उनको पावर मिलती है, मेन पावर उनको मिलती है जो बक्सर की बैटल होती है। ये सभी पॉइंट आपको इस चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक पर अब डिटेल में हम डिस्कस करते हैं आपका ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। बच्चों आपका टॉपिक स्टार्ट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth, first granting it the sole right to trade with the East. This means no trading group in England could compete with the East India Company. 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ ने एक ये राइट दिया कि आप ट्रेड करें ईस्ट की तरफ, और इंग्लैंड की कोई और कंपनी वहाँ पर ट्रेड नहीं करेगी। ये राइट उन्होंने किसको दिया? ये राइट उन्होंने केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। द रॉयल चार्टर however could not prevent other European powers from entering the eastern market. Dutch, Portuguese, French and many other European powers were trying to establish their trade dominance in the eastern markets. तो जो रॉयल चार्टर जो क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था वो इंग्लैंड के ऊपर इम्प्लीमेंट था, लेकिन जो अदर कंट्रीज़ थी उन्होंने भी ईस्टर्न मार्केट में अपना ट्रेड करना स्टार्ट किया। वो अदर कंपनीज़ कौन कौन सी थी या अदर आपके कंट्रीज़ जहाँ से लोग ट्रेड करने के लिए आए तो वो कौन कौन से थे? डच, पोर्तुगीज, फ्रेंच एंड मैनी अदर यूरोपियन जो आपके ईस्टर्न मार्केट में ट्रेड करने के लिए आए। The problem was that all the companies interested in buying the same things. यहाँ पर प्रॉब्लम की स्टार्टिंग कैसे होती है, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट होते हैं कि जो कंपनीज आई वो सभी कंपनीज जो ट्रेड करने के लिए आई थी उनकी सेम थिंग्स थी
और क्या ऐसा था जिन्होंने अट्रैक्ट किया इन यूरोपियन कंपनीज को ईस्ट की तरफ ट्रेड करने के लिए? तो द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। जो हमारे यहाँ पर अच्छी क्वालिटीज़ की जो कॉटन रहती थी, सिल्क रहती थी, तो यूरोप उसके लिए एक बड़ा मार्केट था। 1688 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हुआ था, अब इंग्लैंड में हुआ था। तो यूरोपियन जो आपका मार्केट था, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप हो चुकी थी, इसके लिए उन्हें गुड्स भी चाहिए था, ये भी एक रीजन था। पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम एंड सिनेमन टुबर्क इन ग्रेट डिमांड। मीन्स जो ये स्पाइसेस थे, इनकी भी बहुत डिमांड थी। There was a cutthroat competition among the companies, and the only way networking companies could flourish was by eliminating rival competitors. अब इनके बीच में एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं गला काटने वाला। मीन्स एक दूसरे के बहुत एनिमीज हो चुके थे, और उनका ये मानना था कि अगर हमें फ्लरिश करना है तो कहीं ना कहीं जो हमारे राइवल हैं उनको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको हमें कहीं ना कहीं ख़त्म करना पड़ेगा। थ्रू द 17th and 18th centuries they regularly, इसके लिए देखिए उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया। सैंक ईच अदर्स शिप्स, एक दूसरे के जो शिप्स थे उनको डुबो देते थे। ब्लॉक्ड रूट्स, रूट को ब्लॉक कर देते थे। प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद द सप्लाईज ऑफ गुड्स, और जो शिप रहते थे जिनमें सामान रहता था, गुड्स रहता था, तो वो ये ट्राई करते थे कि ये शिप जो हैं ये गुड्स लेकर ना जा पाएँ, इसको ये एक्सपोर्ट करने के लिए ये इनका जो गुड्स है वो आगे ना जा पाए, तो उसको वो वहीं पर रोकने की कोशिश करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। अब आपका टॉपिक आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड कहाँ स्टार्ट किया? बंगाल में। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आती है तो सबसे पहले इंडिया के किस स्टेट में ट्रेड स्टार्ट करती है? वो आपका है बंगाल। The first English factory was set up on the banks of River Hooghly in 1651. 1651 में रिवर हुगली पर सबसे पहले एक इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप की गई। द कंपनीज ट्रेडर्स वर नोन एज फैक्टर्स। जो कंपनी के ट्रेडर्स थे वो किस नाम से जाने जाते थे? वो फैक्टर्स के नाम से जाने जाते थे। तो कंपनी में जो ट्रेडर्स रहते थे, जो वर्क करते थे, उनको क्या बोला जाता था? उनको फैक्टर्स बोला जाता था। अब as trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. जब कंपनी यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में जब स्टार्ट किया ट्रेड करना, तो उसने कहीं ना कहीं इंसिस्ट किया, जो मर्चेंट्स होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, इस बात के लिए कि आप सेटल हो जाएं नियर द फैक्ट्री, जहाँ पर फैक्ट्रीज हैं आप वहाँ पर सेटल हो जाएं। By 1696 it began building a fort around the settlement. अब इसने 1696 में क्या किया? जहाँ सेटल हुई थी
उसके आसपास फोर्ट बनाना स्टार्ट किया। आपको इस बात पर, इस पॉइंट पर फोकस करना, ध्यान देना है, क्योंकि ये सभी रीज़न हैं जो आगे प्लासी बैटल से होती है। 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी rights over 3 villages। 2 साल के बाद क्या करते हैं कि जो मुग़ल ऑफिशियल्स होते हैं उनको जमींदारी राइट्स के लिए इन्होंने ब्राइब किया कि 3 विलेज के लिए। कि किसको ब्राइब किया? जो मुग़ल ऑफिशियल्स थे उनको। वन ऑफ दिस वॉज कलिकता, उनमें से एक विलेज था कलिकता, विच लेटर ग्रू into the city of Calcutta or Kolkata as it is known today, जो बाद में आपका कैलकाटा बना और प्रेजेंट टाइम में उसको हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free। और इसके अलावा क्या किया? जो मुग़ल एम्परर औरंगजेब उस समय थे उनको परस्यू किया कि वो एक फरमान दें, एक ऑर्डर ऐसा पास करें। फरमान कहते हैं जो रॉयल ऑर्डर आता है उसको फरमान बोला जाता है कि कंपनी को ट्रेड करने का राइट दिया जाए, उसको ड्यूटी फ्री किया जाए। ये कंपनी ने किसको परस्यू किया? औरंगजेब को। The company tried continuously to press for more concession and manipulate exciting privilege। Aurangzeb's farman, for instance, had granted only the company the right to trade duty free। अब यहाँ पर रहता है कि कंपनी को जो ड्यूटी फ्री करने का राइट औरंगजेब ने दिया था वो केवल कंपनी को दिया था, और कंपनी कंटिन्यूसली ये ट्राइड भी कर रही थी कि उसको कंसेशन दिया जाए, प्रिविलेज मिले। लेकिन उसका मिसयूज़ कैसे हुआ? बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। लेकिन जो आपके कंपनी में जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे उनको पे करना था, ड्यूटी मीन्स टैक्स देना था, लेकिन उन्होंने भी टैक्स नहीं दिया। दिस दे रिफ्यूज टू पे, और इसका क्या होता है, कॉज क्या हो जाता है? एंड कॉजिंग एन एनॉमरस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। जब टैक्सेस ही पे नहीं हो रहे थे तो बंगाल जो था उसको क्या हुआ? लॉस हुआ, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन ही नहीं हो रहा था। अब प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखते हैं कि हम पे करते हैं, पब्लिक जब हम पे करती है तो गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू जाता है, कितने सारे टैक्सेस होते हैं जो पब्लिक को पे करने होते हैं। और अगर पब्लिक टैक्सेस नहीं देगी, पे नहीं करेगी, तो गवर्नमेंट के पास फंड्स कहाँ से आएंगे? सेम यही सिचुएशन जो थी उस समय बंगाल की थी, उसको टैक्सेस पे नहीं किए जा रहे थे। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब आपका टॉपिक ये आता है कि जो ट्रेड था उसमें बैटल्स के रीजन क्यों आ गए? ऐसा क्या हुआ जो ट्रेड आगे चल के ट्रेड जहाँ हो रहा था बंगाल में किया गया वो एक कॉज बन गया और आगे बैटल्स हुई। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द बंगाल नवाब इंटेंसिफाइड, मीन्स बंगाल नवाब और कंपनी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो बढ़ते जा रहे थे। एज अ रिजल्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy
and Bengal became a regional state. क्लास 7th में जब लास्ट चैप्टर आपने हिस्ट्री में पढ़ा था तो उसमें आपका टॉपिक थे कि हमारे 17th सेंचुरी में कौन कौन से रीजनल स्टेट बने और औरंगजेब की डेथ के बाद आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब किस तरह से रीजनल पावर गेन की गई। उसमें आपका एक बंगाल भी था। तो ये मैंने आपको इसलिए रिकॉल कराया कि उस चैप्टर में आपने पूरा डिटेल में पढ़ा था कि बंगाल, हैदराबाद, अवध किस तरह से रीजनल स्टेट के रूप में आए थे। तो यहाँ पर देखिए बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने अपनी पावर को औरंगजेब की डेथ के बाद एक्सटेंड किया, पावर ली और कंपनी जो थी उससे उनकी कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ चुके थे। और इसका रीज़न क्या था, कौन कौन से नवाब थे, तो ये आप देखेंगे मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला। ऑल द 3 नवाब्स वर पावरफुल। ये तीनों ही नवाब पावरफुल थे। Refused to grant the company's concession, demands large tributes for the company's right to trade, stopped it from extending its fortification। तो इन्होंने क्या किया कि कंपनी को जो कंसेशन दिया जाता था, लास्ट ट्रिब्यूट्स दिया जाता था, उसके लिए इन्होंने मना किया और ये भी कहा कि कंपनी जो ना फोर्टिफिकेशन कर रही है उसको नहीं करेगी। तो ये जो किया था ये किसने किया था, ये सिराजुद्दौला ने किया था। क्योंकि सिराजुद्दौला जो आपकी प्लासी बैटल जो आप पढ़ेंगे वो आपकी सिराजुद्दौला से ही हुई थी। लेकिन सिराजुद्दौला से पहले जो दोनों नवाब थे वो भी पावरफुल रूलर रहे हैं। फर्स्ट इन्होंने क्या किया, कंपनी को कंसेशन देने से मना कर दिया, जो ट्रिब्यूट्स दिए जाते थे वो भी मना कर दिए एंड फोर्टिफिकेशन के लिए भी मना किया। अब इसका रीज़न क्या बताया, दे क्लेम्ड दैट द कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू, undermining the authority of the Nawab, refusing to pay taxes, writing disrespectful letters, trying to humiliate the Nawab and his officials। ये रीज़न बताए नवाब ने जिसकी वजह से उन्होंने कंपनी को कंसेशन देने से मना किया कि उन्होंने कहा कि डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू, मीन्स जो मेन रेवेन्यू जो होता है वो किसके पास नहीं आ पाता है, बंगाल जो गवर्नमेंट है नवाब के पास, उनके पास रेवेन्यू नहीं आ पाता, कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें छीनी जा रही हैं, ली जा रही हैं। अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब की अथॉरिटी को भी कम किया जा रहा है, टैक्सेस पे नहीं कर रही है कंपनी, डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखती है और ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करती है नवाब को और उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको ह्यूमिलिएट करती है। ये क्लेम किए थे नवाब ने। अब कंपनी अपना क्या पॉइंट रखती है, द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स were running the trade of the company and trade could flourish only if the duties were removed. It was also convinced that no expand trade, it had to enlarge its settlements by abolish and rebuild its forts. The conflicts led to confrontation and finally culminated in the famous Battle of Plassey। कंपनी ने अपने पॉइंट रखे
कि लोकल ऑफिशियल की अनजस्ट डिमांड हैं, और अगर हमें ट्रेड करना है तो उसके लिए हमें ड्यूटी जो हमारे लिए वो रिमूव्ड होनी चाहिए। ड्यूटी फ्री हम ट्रेड करेंगे। हमें अपना एक्सपेंशन करना है, फोर्ट्स बनाने हैं, और अगर ऐसा किया जाएगा तभी हम कर पाएंगे। तो दोनों में लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गए, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स उस एंड तक पहुंचते हैं जिसमें आपकी फेमस जो प्लासी की जो बैटल हुई है। तो प्लासी बैटल के क्या रीज़न रहे हैं ये आपको इस टॉपिक से क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका प्लासी बैटल कब हुई, कैसे हुई, ये आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।